अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लोबिया की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या और रोकथाम। प्रदेश के जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए किसान लोबिया की कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं या बिहार जैसे कुछ इलाकों में इसे भोड़ा भी कहते हैं, आमतौर पर बोदी के नाम से लोग जानते हैं इन्हें। तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। अपने अपने क्षेत्रों में आप देख लें, तापमान में थोड़ी सी जैसे ही ऊपर तापमान होने लगे और ये बुआई के लिए उपयुक्त है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4 अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये लत्तर वाली नहीं हो, ये रोग रोधी किस्म हो, साथ ही साथ इसमें मतलब झाड़ी नुमा होनी चाहिए और गर्मी के लिए उपयुक्त प्रभेद हो, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई
कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूं कि कंपोस्ट समुचित मात्रा में आप देंगे, क्योंकि ये हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में अच्छा होता है, लेकिन भारी मिट्टी में नहीं होता। और हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, क्योंकि ये सब्जी वाली बोदी है, इसमें उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए, अधिक इसके बेहतर फसल चाहिए, तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे, और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे, तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूंकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी थोड़ी घनी बुआई करेंगे। नतीजा ये होगा कि बीज दर अधिक लगेगा। जहाँ पे बरसात में आप लत्तर वाली बोदी की खेती करते हैं तो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता होती है, वहीं पर यहाँ पे 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमेथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज्यादा सिंचाई ना हो, इसका जरूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताते चलूं, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे पौधे निकलेंगे इसमें लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े आएंगे। साथ ही साथ लाही या जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, उसका प्रकोप जो सरसों में लाई होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे जैसे पौधे निकले तो अचूक या निम्बिसिडीन नाम की नीम से बनी हुई दवा बाजार में उपलब्ध है, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप हर 10-10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते रहें। दूसरी बात, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बगल बगल में सरसों या सेम या दूसरी तरह के फसल लगे हैं जिसके वजह से आपके यहाँ खेतों में भी बहुत अधिक आ जा रहा है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप हर 10-12 दिन के अंतराल पे शुरुआती 30-35 दिनों तक, 40 दिनों तक जरूर 2-3 छिड़काव कर दें, तब आपका फसल इन कीटों से बचा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में ये बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। थनैला रोग जो मैक्सिमम बहुतायत में देखा जाता है कि बाहर से जो कीटाणु हैं वो थन के द्वारा प्रवेश करते हैं, छिद्र के द्वारा प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वो थन में जाते हैं। उसमें जाकर दूध एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है किसी भी कीटाणु को बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर उस वहाँ के जो उत्तक हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको एल्वोलाई हैं, उनको वो डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से बहुत बार में देखा गया है कि खून भी आना लगता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जनरली जो है वो छेनी के जो छिद्र होते हैं उसी से कीटाणु और बैक्टीरिया जो है वो उसी में बढ़ता है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग है। खासकर गाय और भैंसों में बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह दुधारू पशुओं के आयन का एक बहुत ही घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इसका निदान नहीं किया जाता है तो यह पशु के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। यह रोग आयन से संबंधित है, इसलिए केवल यह रोग मादा पशुओं को ही होता है। तो मैं प्रमुख में 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि वो और सबसे प्रमुख होता है कि उसमें चोट लगने के कारण, जैसे गाय जब बैठती है थन और छेनी जो है वो फर्श के साथ या ज़मीन के साथ संपर्क में रहता है और दूसरा उसके ऊपर जब भी बैठती है तो उसके ऊपर एक पैर रहता है, तो उस पैर का भार से और कड़े सरफेस करके से वो जो छेनी है और छेनी का छिद्र है उसमें वो डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी आ जाती है और वो वहाँ से एक बैक्टीरिया को उसमें अंदर जाने का एक क्षमता आ जाती है। ज़मीन के फर्श से या मिट्टी से संपर्क में आने में वहाँ से बैक्टीरिया कीटाणु है वो थन में चले जाते हैं और वहाँ वो अपना काम शुरू करते हैं और दूध में के जो थन है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो थनैला रोग हो जाता है। लेकिन अगर थनैला रोग हो जाता है तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस थनैला रोग से है। एक तो दूध का उसमें हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और तीसरा है कि अगर थन खराब हो गया तो दूध का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम देख लें, मिला लें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस पूरे विश्व में ये थनैला रोग से है। इस रोग में बाहरी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसकी पहचान के लिए दूध को प्रयोगशाला में जांच करवाकर ही पता लगाया जा सकता है। रोग के लक्षणों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि थनों में सूजन आना, पानी जैसा दूध आना अथवा दूध में छीछड़े आना, दूध का स्वाद नमकीन या बेस्वाद होना इत्यादि। इसके साथ ही पशुपालकों को इसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हम लोग अगर ध्यान देना शुरू करें तो हम लोग थनैला रोग को बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक रबड़ का मैट आता है और उसमें हम अगर रखें तो गाय को रखेंगे तो उसमें अगर वो बैठती भी है तो उसका थन और उसका छेनी को चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है। दूसरा होता है कि साफ सफाई जो होता है, थन को धोना, पोटासियम परमैंगनेट एक दवा मिलती है, वो उसका घोल से दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के बाद पूरा थन को उस पानी से धो देना होता है। एक चीज़ मैं बताया कि वो छिद्र है, जो छेनी का छिद्र है, वो हमेशा आधे घंटे तक खुला रहता है, तो उस समय कोशिश करनी चाहिए कि गाय है वो नहीं बैठे ज़मीन में, तो उस समय ही उसको खाना देने की कोशिश करनी चाहिए। दूध दूहते समय आप हमें दाना और दर्रा दे सकते हैं और जो उसका जो पुआल और या हरा चारा है दूध दूहने के बाद उसको देने से वो आधे घंटे तक खड़ा रह सकती है। और जो दूध दूहने वाले होते हैं जो दूध दूहेंगे उनका भी हाथ की सफाई मैक्सिमम, जो ये भी एक कारण है कि दूध दूहने वाले से भी ये
कीटाणु अंदर चले जाते हैं। तो उनके भी हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है दूध दुहने से पहले। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों में बात करें पपीते की, तो इसके उद्यान प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो आपको इन पपीते के पौधों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फल मिले, इसके लिए बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा क्षेत्रों में और किसान के खेतों में थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा होगा। और जो किसान भाई पपीता के खेती कर रहे हैं, पपीते के जो भी खेत हैं उसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको वो पौधे में पाला मारने की समस्या होगी। पपीते के पौधे ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पाला पड़ने पर पपीते के पौधे मरने लगते हैं और ऐसे में पपीतों के छोटे और नवरोपित पौधों को पुआल की टाटी बनाकर पौधों के उत्तर पश्चिम दिशा से तीनों ओर से ढक दें। साथ ही पाला पड़ने पर बाग के चारों ओर धुआं करें। साथ ही आप देख रहे हो कि इस रबी मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें जो आपके जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, ये सब, इनमें एक कीड़े का कभी कभी प्रकोप देखा जाता है। और वो कीड़ा जो है वाइट फ्लाई या थ्रिप्स जो है पपीते के पौधे को भी आक्रांत करता है। तो कीड़े और बीमारियों का भी आप समुचित देखभाल इस समय में करेंगे। पपीते के बाग में इन कीटों के कारण पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है, जिसके लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी और झुर्रीदार हो जाती हैं। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण हैं। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय पपीते के बाग में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप होता है। ये रोग ओडियम यूडिकम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमाव हो जाता है, जो बाद में सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फैक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और एक कि ये जो समय है आपका, ये ध्यान देने की बात ये रहेगी कि आप अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार निवारण जरूर करेंगे कि इस समय खरपतवार नहीं हो और कीड़ों का प्रकोप नहीं हो। और इसके बाद जैसे ये मौसम आपका बदल जाता है, फरवरी के मौसम आते हैं, तब उसमें आप खाद और उर्वरक का फिर पुनः उपनिवेश करेंगे, जो लगभग 200 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पौधे के दर से दे करके आप उस पौधे को उर्वरक का प्रयोग करेंगे। उसमें पपीते के फूलों को विकसित होने तथा पैदावार बढ़ाने के लिए आदर्श तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 70 से 85% होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा तापमान होने पर पपीते के फूल गिरने लगते हैं।
साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन का कम या ज्यादा स्तर, सूखापन और अतिरिक्त नमी की स्थिति भी फूलों की वृद्धि, परागण और निषेचन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, साथ ही पौधों की हल्की सिंचाई करें। किसान भाई जब पपीता की खेती करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनके फल गिरने लगते हैं, तो आप मिट्टी जांच करा करके उचित पोषक प्रबंधन करिए और साथ ही आप प्रति पौधा 200 ग्राम बोरेक्स का उपयोग पौधे के लगाते समय आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप लगाने के 3 महीने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोरेक्स जो है 20 ग्राम प्रति पौधे के दर से देने से फलों का गिरना और फल के आकार में वृद्धि करना अच्छा रहता है उसके लिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बनावन, जिला भागलपुर के कृषक मुरारी लाल ने। ये ड्रोन का खेती में उपयोग और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग जो कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग में लाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात, ड्रोन होता क्या है। ड्रोन को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जो कि प्लेन जैसा है, जो कि बिना कोई पायलट का हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो ये ड्रोन है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है आज 21वीं सदी में, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और खासकर कृषि में इसका ज़्यादा महत्व होने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में एक किसान ड्रोन का एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ये ड्रोन का जो कृषि में उपयोग को ज़्यादा महत्व दे रही है और इसको अलग अलग किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल में किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की बचत भी होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वहां ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा और इसमें पानी की जो लागत है वो भी कम होगा और हम बहुत जो रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवार नाशक है, इसका जो मात्रा जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम सटीक तरीके से जितना चाहिए उतना ही हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं और इस पे एक निगरानी रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग आजकल आप लोग सब जानते होंगे नैनो यूरिया और अलग अलग जो रासायनिक खाद है उसका भी हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। उससे हम लोगों का जो एफिकेसी जो है आम तरह से जो हम लोग करते हैं उससे इसका एफिकेसी ज्यादा होता है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है, इसलिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसानों को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों के प्रकोप, फसलों का डेटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपने के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डेटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल जब करते हैं तो इस ड्रोन का जो है कुछ ऐसे बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर किसान इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ड्रोन का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहला कि जब ड्रोन के जरिए जब हम दवाई छिड़काव करते हैं
इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे। जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं वो लो टू अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में आता है, जो कि लगभग 1 एकड़ में हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का जो हाइट है वो 1 से 3 मीटर के दायरे में होना चाहिए, और 3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और 1 मीटर से नीचे भी नहीं, और ये एक DGCA का जो दिया हुआ लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन खरीदना चाहता है, उसमें सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से। और FPO अपना ड्रोन खरीद के अपने सारे जो मेंबर किसानों के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। और कि सरकार जो है ड्रोन का जो उपयोग है उसके बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए यही किसान ड्रोन कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग किसान कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया है, जो किसान के खेत में जाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। इसके तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी अब डेमोन्स्ट्रेशन का काम शुरू कर रहा है। अलग अलग किसानों के अलग अलग KVK के अंतर्गत हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किसान बंधु इसको देख सकते हैं, इसको देख के और इसका जो उपयोग है उसके बारे में समझ कर आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।